हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम पिक करेंगे सेक्शन 1 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और उम्मीद करता हूं कि इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, hopefully you'll be getting some in your exams, in your board exams as well. तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने पहले भी जो डिस्कस किया था कि एक जो फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोरायो, उसने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स जो है वो प्रिपेयर किया, जिसमें उसने जो दुनिया भर के बेसिकली जो अमेरिकास और यूरोप के जो कंट्रीज थे उनको उसने रिप्रेजेंट किया एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स, नेशन स्टेट्स बेसिकली यू कैन से। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है, नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट who prepared a series of 4 prints. What was the name? So his name was Frederick Sorayo. In which year he had created? अगर मान लीजिए आपसे ईयर भी पूछ लेता है तो then you can mention the year also in 1848. Right? Next जो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें से बनता है वो हमारा बनता है, to whom did the people of Europe and Americas pay homage, यानी कि वो अपना रेस्पेक्ट किसको वो पे करते हैं, किसको वो होमेज पे करते हैं। तो योर आंसर मस्ट बी टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो हमारा बेसिकली सिंबलाइज करता है कि द पीपल दे वर नाउ वांटेड टू गेट लिबर्टी, दैट मीन्स द फ्रीडम फ्रॉम द डेस्पोटिक रूलर्स। वो जो है डेस्पोटिक रूलर्स, उनसे वो क्या चाहते थे? मुक्ति चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा बनता है, हाउ could the people be identified belonging to different nation states, यानी कि वो डिफरेंट नेशन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। हाउ कुड इट बी आइडेंटिफाइड? तो इट इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर national flags and costumes। जो उनका कॉस्ट्यूम है, जो उनकी ड्रेस है और जो उनका नेशनल फ्लैग है, उन जो वो होल्ड किए हैं, उनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं, जो हमारा एक लंबी सी ट्रेन में, यानी कि एक लंबी सी लाइन में जो मार्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट नेशन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके नेशनल फ्लैग से और उनके कॉस्ट्यूम से।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसी सेक्शन में से यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है नेम द कंट्रीज, नेम द कंट्रीज, कंट्रीज लीडिंग, लीडिंग द प्रोसेशन, लीडिंग द प्रोसेशन, इस प्रोसेशन को लीड करने वाले कंट्रीज कौन से हैं? तो योर आंसर मस्ट बी यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। ये दो कंट्रीज हैं जो इस पूरे प्रोसेशन को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 1 मार्क का इसी में से जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो हमारा बन सकता है हाउ could द जर्मन नेशन, जर्मन नेशन बी आइडेंटिफाइड। आप जर्मन नेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि एट द टाइम जिस समय हमारा ये सीरीज ऑफ प्रिंट हमारा पब्लिश किया गया था, क्रिएट किया गया था 1848 में, उस समय जर्मन नेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कि जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हाउ कुड इट बी आइडेंटिफाइड? तो दे कुड बी आइडेंटिफाइड, दैट मीन्स द जर्मन नेशन be identified from their black and red फ्लैग, यानी कि जिस वो नेशनल फ्लैग को, अपने जिस फ्लैग को, ब्लैक और रेड कलर के फ्लैग को जो वो होल्ड करके चल रहे हैं, उससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है दैट दे वर बिलोंग टू द जर्मन नेशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसी में से बन सकता है वो हमारा बन सकता है व्हाट डिड द प्रेजेंस ऑफ Christian saints symbolize। इस प्रिंट के अंदर क्रिश्चियन सेंट्स को भी शो किया गया है, जो अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस पूरे प्रोसेशन को। तो ये क्या चीज सिंबलाइज करता है? द आंसर मस्ट बी इट symbolized the brotherhood existing among the people who belonged to different nation states, यानी कि इस पूरे प्रोसेशन में, इस पूरे प्रिंट में जो भी हमारे कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के, उन नेशन स्टेट्स के जो लोग मार्च कर रहे हैं, जो इसमें चल रहे हैं, उनके बीच में एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ये क्रिश्चियन सेंट्स को वहां पर यूज किया गया है। राइट, सो जस्ट प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चंस, रेस्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, which event in Europe is considered to be the first clear
expression of nationalism. Nationalism. What is your answer? A very simple answer. The French Revolution. The French Revolution in 1789. तो 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, इसको हम ये मानते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स और द नेशनलिज्म इन यूरोप. नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 1 से जो हमारा आता है निकलकर, डिस्क्राइब the social and describe the social and political changes that took place in France after 1789. इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, और what steps were taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity. यानी कि लोगों में ये फीलिंग डेवलप करने के लिए कि वो सभी एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग, कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो उनमें डेवलप की जाए. तो इसके लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस की. तो फॉर दैट पर्पस फॉलोइंग, आपका आंसर क्या होगा? फॉलोइंग स्टेप्स वर इंट्रोड्यूस्ड. नंबर 1, पहला स्टेप जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, द आइडिया ऑफ ला पैट्री and Lee Citian were emphasized the feeling of a united community enjoying equal rights. ठीक है, तो वहां पर ला पैट्री और ली सितियन इसको इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, और ऑब्वियसली इसने जो है वो लोगों में ये फीलिंग डेवलप किया कि वो सभी क्या है, एक यूनाइटेड कम्युनिटी यानी कि एक ही कंट्री को वो बिलोंग करते हैं. सेकेंडली, a new tricolor flag replaced the old royal standard. जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय अ ट्राइकलर फ्लैग. राइट. thirdly, जो स्टेट जनरल, जो एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ठीक है, इट वॉज टू बी इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. ठीक है, और ऑब्वियसली इसको भी रीनेम कर दिया गया एज द नेशनल असेंबली. सो द स्टेट जनरल
was to be elected by a body of active citizens, and renamed as the National Assembly. इसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया और इसको इलेक्ट कौन करते थे? एक्टिव सिटीजन्स आपने लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा. दीज वर दोज पीपल जिनकी एज 25 ईयर्स एंड अबव थी. दूसरा, ये जो है वो प्रॉपर्टीड मैन होते थे, यानी कि जिनके पास लैंड्स होती थी. और थर्डली, दे वर पेइंग द टैक्सेस व्हिच वाज इक्वल टू एटलीस्ट 3 days वेजेस ऑफ अ लेबर, जो कम से कम एक ऑर्डिनरी लेबर के 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे कर रहे थे. फोर्थली, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव system was introduced that framed uniform laws for all. सभी लोगों के लिए एक से लॉज जो हैं वो इन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने जो है वो सभी के लिए एक से लॉस बनाए. फिफ्थ वन, ऑल इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड. जितनी भी इंटरनल ड्यूटीज और ड्यूज थे उनको एबोलिश कर दिया गया. एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम of weights and measures were introduced. इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि पहले अलग अलग जो हमारा वेट्स एंड मेजर्स होते थे अलग अलग रीजन्स में, उन सबको एक ही फॉर्म में अब कंबाइन कर दिया गया. सिक्स्थ वन, you can mention the French language was encouraged and all regional dialects were discontinued. So these are all, ये जो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है. इतना प्रिपेयर करिए. नेक्स्ट वी मूव फर्दर. Now the next question from this section, that is, what did the French revolutionaries declare as the mission of the French nation? किस चीज को उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये फ्रेंच नेशन का डेस्टिनी होगा, ये फ्रेंच नेशन का मिशन होगा? तो इसके लिए उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? दे डिक्लेयर्ड
that liberating the people in other parts of Europe, from the despotic rulers, rulers would be the mission of the French nation. ये फ्रेंच नेशन का मिशन होगा, ठीक है, कि वो यूरोप के बाकी हिस्सों में जो भी लोग रह रहे हैं, जो डेस्पोटिक रूलर्स उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, उनको लिबरेट कराना, तो ये उनका मेजर मिशन होगा, ये उनका डेस्टिनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसी सेक्शन में से, सेक्शन 1 में से जो हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, डिस्क्राइब द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के बारे में, जिसको हम दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन हैव द क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन द मेन characteristics, or you can say the main reforms, explain the main reforms introduced by Napoleon in areas which he brought under his control, right? So here we have the answer for this. First of all, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर, और उसने जो है वो फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए उन सभी टेरिटरीज में जिसको उसने कंट्रोल किया, चाहे वो डच रिपब्लिक था, या जर्मन और इटालियन रीजन्स थे, या पोलैंड था, ठीक है, या स्विट्जरलैंड था। इन सभी रीजन्स में उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए, जिससे कि पूरे सिस्टम को, ठीक है, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और उसको और ज्यादा बेटर बनाया जा सके, ठीक है। सो दीज रिफॉर्म्स आर टुगेदर नोन एज द सिविल कोड ऑफ 1804. So you can have the main reforms. First of all, you must write that this code is also known as the civil code of 1804. It abolished all privileges based on birth and established equality of all before the law. ठीक है। तो ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं
जिनको हम नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज सिविल कोड ऑफ 1804। और इसके थ्रू जो भी हमारे प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, उन सबको एबोलिश कर दिया गया और सभी लोग हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए बिफोर द लॉ। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, it abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues, जो भी वो फ्यूडल लॉर्ड्स को जो भी टैक्सेस वगैरह जो उनके पेमेंट्स बाकी बचे हुए थे उससे भी उनको आजाद कर दिया गया, किसानों को फ्री कर दिया गया। थर्डली, यहां पर हमारा एक यूनिफॉर्म सिस्टम of weights and measures was introduced। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर आपका राइट टू प्रॉपर्टी वॉज सिक्योर्ड। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, सिक्योर किया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इंप्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ इन टाउन्स गिल्ड restrictions were abolished। गिल्ड्स की जो रेस्ट्रिक्शन, गिल्ड्स हमारे क्या होते थे, ये हमारे बेसिकली मर्चेंट्स के एसोसिएशंस होते थे। मर्चेंट्स या जो हमारे क्राफ्ट्समैन होते थे, आर्टिशंस होते थे, उनके एसोसिएशंस होते थे। और ये क्या करते थे, इनका मेन फंक्शन क्या था कि अपना जो भी इनका क्राफ्टमैन या मर्चेंट्स का जो भी ग्रुप है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ठीक है, और उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये अल्टीमेटली क्या किया करते थे, नए मेंबर्स की एंट्री को वहां पर प्रिवेंट करते थे। ठीक है, तो ऐसी सभी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को उन्होंने रिमूव कर दिया। तो अल्टीमेट रिजल्ट यहां पर क्या हुआ कि जो हमारे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, क्राफ्ट्समैन थे, पेजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, ठीक है, दे वर फाउंड कि अगर हमारे इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे हमारा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इजी होगा। ठीक है, जो हमारे ये जो क्राफ्ट्समैन थे, जो हमारे आर्टिशियंस थे, जो पेजेंट्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, they had enjoyed the newly found freedoms and they had realized कि अगर हमारा यूनिफॉर्म लॉज होते हैं, एक कॉमन करेंसी होती है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म लॉज होंगे, एक यूनिफॉर्म करेंसी होगी, ठीक है, और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स होगा, तो इन सब से हमारा क्या होगा, ट्रेड और ज्यादा प्रमोट करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इतना प्रिपेयर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ जो हमारा यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा निकल कर आता है, दैट इज which groups
of society were benefited from the reforms introduced by नेपोलियन। अब इसका फायदा ज्यादातर किसको मिला? स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, craftsmen, artisans and peasants. Check. Next question we have, what did these groups realize? इन ग्रुप्स ने क्या चीज रियलाइज किया? दे रियलाइज्ड that a uniform system of weights and measures a common currency and uniform laws for all help in movement of goods and capital more easily. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट इसमें से बनता है, why were the French armies initially welcomed? उनको क्यों वेलकम किया गया? यानी कि जब हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्मीज ने जब यूरोप के बाकी हिस्सों पर अटैक किया, चाहे वो पोलैंड था या हमारा डच रिपब्लिक था या स्विट्जरलैंड था या इटालियन या जर्मन रीजन्स थे, तो जब उनको अटैक किया गया, ठीक है, बाय नेपोलियन, तो उनको वेलकम क्यों किया गया? उनको वेलकम इसलिए किया गया बिकॉज they were taken as harbingers of liberty or freedom. यानी कि लोगों को ये लगा कि वो भी क्या करेंगे, उनके लिए क्या लेकर आएंगे? फ्रीडम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज दे वर टेकन एज हर्बिंजर्स ऑफ फ्रीडम, द पीपल in different parts of Europe hoped that they would get the same
rights and freedoms that the French people were enjoying after revolution. राइट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है दैट इज, देखिए लेटर पार्ट में क्या हुआ कि जो हमारी फ्रेंच आर्मीज थी, ठीक है, उनके लिए एक हॉस्टिलिटी जो है वो क्रिएट हो गई, यानी कि द पीपल इन द कॉन्कर्ड टेरिटरीज दे टर्न्ड hostile towards the French armies. So you have the question, why did the people in conquered territories turn hostile to the French revolutionary armies, So your answer must be, the reasons were, what were the reasons? Were, number one, heavy taxes were imposed upon the people. लोगों के ऊपर क्या लगा दिया गया, बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है वो इंपोज कर दिए गए. सेकेंडली, स्ट्रिक्ट censorship laws were introduced, यानी कि उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी उसको कर्व कर दिया गया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज. एंड थर्डली, फोर्स्ड recruitment of people in French armies, यानी कि फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती लोगों को रिक्रूट किया गया जिससे कि यूरोप के और दूसरे हिस्सों को जीता जा सके. ठीक है, तो अल्टीमेटली द पीपल दे हैड, जिन्होंने इनिशियली क्या किया था, वेलकम किया था फ्रेंच आर्मीज को, वही उसके अगेंस्ट हो गए और फाइनली इन 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. करीब 14 क्वेश्चंस हैं हमारे, इनको आप प्रिपेयर करिए. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. होप दैट यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन इन योर एग्जाम. So keep on revising and hopefully you'll be able to get the good marks. Thank you. Have a nice day.